Hello dear students, very good morning one and all. Myself Vinay Kumar Singh, Assistant Professor, School of Agricultural Sciences, Career Point University, Kota, Rajasthan. Today we will discuss about our subject Extension Methodologies for Transfer of Agricultural Technology. And the subject code of this subject EXL 421. ये जो हमारा आज का सब्जेक्ट है इसका नाम है एक्सटेंशन मैथडोलॉजीज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और इस सब्जेक्ट का जो विषय कोड है वो क्या है EXL 421 एंड द टुडेज टॉपिक कम्युनिकेशन। हमारा जो आज का विषय है वो क्या है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं संचार। तो कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार। तो ये कृषि के विद्यार्थियों के लिए संचार क्यों आवश्यक है इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे ताकि आप भी ब्रीफली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आखिर कम्युनिकेशन को एग्रीकल्चर में क्यों जोड़ा गया है और व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एग्रीकल्चर। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं जो लास्ट क्लास था डियर ऑल स्टूडेंट्स, एज यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग अबाउट द एक्सटेंशन एजुकेशन। जो हमारा प्रसार शिक्षा जो है सब्जेक्ट उसी का ही एक पार्ट कह सकते हैं या उसी का ही एक ये चैप्टर कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो कि उसमें आता है। तो कृषि के विद्यार्थियों के लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रसार शिक्षा क्या होती है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको A to Z जो भी था मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, कैसे कैसे क्या काम करती है। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था, आपको याद होगा शायद। तो एक्सटेंशन इज़ एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच एडल्ट एंड यंग पीपल लर्न बाई डूइंग। यानी कि प्रसार क्या है, एक प्रकार की शिक्षा है जो कि विद्यालयों से बाहर मोस्टली चलती है और उसमें क्या होता है जिसमें यंग पीपल और एडल्ट्स यानी कि जो भी युवा और जो भी वयस्क व्यक्ति होते हैं जो भी रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो वो किसी भी कार्य को करके सीखते हैं। तो वो होता है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। एक दूसरा भी मैंने डेफिनेशन लिखवाया था, आपको ध्यान होगा कि एक्सटेंशन इज़ एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इट्स मीन टू एक्सटेंड द न्यू नॉलेज, न्यू इन्फॉर्मेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज टू मोर एंड मोर विलेज पीपल। यानी कि जो भी नई नई तकनीकियाँ होती हैं, नई नई जानकारियाँ होती हैं, उनको ग्रामीण परिवेश में रहने वाले किसानों के बीच में अधिक से अधिक लोगों तक उसको शेयर करना है, उन तक पहुंचाना है। दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जो भी कृषि के छात्र होते हैं वो नई नई तकनीकियों को किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में पहुंचाएंगे, किस तरीके से वो उन तक अपनी बातों को शेयर करेंगे। तो इसलिए उनके लिए जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि कम्युनिकेशन क्या है, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इसके कौन कौन से कह सकते हैं कि बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी उनको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो कृषि के विद्यार्थी जब इससे अवेयर हो जाएंगे, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे, तभी वो अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आज का बहुत ही ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन, संचार। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कंटेंट्स। इस लेक्चर में हम कौन कौन से कंटेंट्स क्लियर करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हमारा जो है कंटेंट वो क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का अर्थ क्या होता है। दूसरा हमारा है, दूसरा क्या हम यहाँ पे कवर करेंगे, दूसरा हमारा है व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। तीसरा है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार है, संचार की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो काम करता है और कैसे कैसे काम करता है, तो वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स मतलब कह सकते हैं प्रकार, तो संचार के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप देख सकते हैं मॉडल्स मतलब क्या है कि जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने थॉट्स, अपने अपने आइडियाज़ के थ्रू जो है रिसर्चेज करते रहते हैं और नए नए आविष्कार करते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल्स हैं तो विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से संचार को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है और ब्रीफली अपने मॉडल के थ्रू उनको समझाने में उनको मदद भी करता है। तो यहाँ पे उनको कहते हैं मॉडल। तो हम यहाँ पे जब इसका टर्न आएगा तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मॉडल हैं और किसने किसने उनका प्रतिपादन किया है या किसने किसने उन जो है मॉडल्स का समर्थन किया है या जिसने जिसने उसको बनाया है, तो वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल्स
ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कर सकते हैं इसके स्तर क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा संचार होता है उसके कौन कौन सी बाधाएं हैं वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इसमें कौन कौन से प्रभावी संचार के तत्व होते हैं जो कि अच्छे संचार के लिए, और कह सकते हैं कि जो भी प्रभावी हमारा संचार होता है उसमें कौन कौन से तत्व अपनी क्या क्या भूमिका निभाते हैं, वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनिंग। जो फर्स्ट हमारा जो हमारा कंटेंट था वो था मीनिंग ऑफ जो हमारा है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मीनिंग की बात करें तो आप यहाँ पे पहले तो हम ओरिजिन पे जाएंगे। तो इसका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन शब्द जो है वो किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। यू कैन सी हियर लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन वर्ड्स ऑफ कम्युनिस, यानी कि लैटिन भाषा के एक शब्द है, वो कौन सा शब्द है, कम्युनिस, उसी से ये लिया गया है। तो कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा जो हमारा कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। अब यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन दिख रही होंगी। तो अलग अलग, मैंने आपको पहले बताया था कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन ली हुई हैं। तो कम्युनिकेशन इज द सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, आप देख सकते हैं वन प्लेस, वन पर्सन और वन ग्रुप टू अनदर, यानी कि जो भी व्यक्ति होता है वहाँ पे एक सेंडर होता है। यू कैन सी हियर, ये आपका क्या है, सेंडर है, ये क्या है आपका रिसीवर है, ये आपका रिसीवर है, ये आपका सेंडर है। तो रिसीवर मीन्स जहाँ से सोर्स होता है, सेंडर मीन्स जहाँ से सोर्स होता है, जहाँ से उसका उद्भव हो रहा है, यानी कि संचार यहाँ से शुरू हो रहा है, किसी भी मीडियम के थ्रू डेस्टिनेशन तक अपने रीच कर रहा है, वहाँ तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पे सेंडर जो है वो हमारा सोर्स होता है और रिसीवर जो होता है वो हमारा डेस्टिनेशन होता है, जहाँ तक संदेश को पहुँचाना होता है, और किसी भी मीडियम का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर एक समूह से दूसरे समूह तक अपने तथ्यों को, अपनी जानकारियों को, अपने विचारों को पहुँचाना ही संचार कहलाता है। दूसरे में आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है सेंडर, रिसीवर और मैसेज। यहाँ पे तीन हैं, तीन यहाँ पे इसके मुख्य तत्व बताए गए हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारे संचार प्रक्रिया में प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। तो पहला हमारा सेंडर। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति उसमें सेंडर होगा जो भी अपने तथ्यों को प्रदान करना चाहता है। दूसरा होगा हमारा रिसीवर, यानी कि डेस्टिनेशन, जहाँ तक संदेश को भेजना है। तो डेस्टिनेशन के लिए हमारा एक रिसीवर होगा, तो वो यहाँ पे है रिसीवर। फिर इन दोनों के बीच में एक तो सेंडर हो गया, एक हो गया रिसीवर। तो ये जो सूचनाएं भेजेगा तो वो सूचनाएं भी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास में कुछ तथ्य होने चाहिए, कुछ मैसेज होने चाहिए जिनको हम भेजेंगे। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में सेंडर और रिसीवर और मैसेज, ये हमारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं अवयव होते हैं किसके, ये कम्युनिकेशन के, संचार प्रक्रिया के तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम्युनिकेशन में पहला क्या है, इन्फॉर्मेशन। भाई हम किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं तो क्या हम शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, कोई भी आइडिया हम शेयर करना चाहते हैं। तीसरा हमारा क्या आएगा, थॉट्स, जो भी हमारे पास में थॉट्स हैं वो हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक अपने भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फीलिंग्स, उनको भी हम शेयर करते हैं अनदर पर्सन के बीच में। नेक्स्ट है इमोशंस, जो हमारे इमोशंस हैं तो उनको हम शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस, इनको हम शेयर करते हैं थ्रू किसके द्वारा हम भेजते हैं, आप देख सकते हैं स्पीच, स्पीच के थ्रू हम उन तक कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्नल, सिग्नल के द्वारा हम उन तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग, हम लिखित रूप में हम उन तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर, और अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों तक अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंडर, दूसरा क्या है हमारा रिसीवर, दूसरा है रिसीवर।
तो एक सेंडर हो गया, एक हमारा रिसीवर हो गया, दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है। मैसेज यहाँ आ गया है, सेंडर ने, ये सोर्स है, इसने मैसेज को सेंड किया है किसके पास, रिसीवर के पास में। रिसीवर उस मैसेज को अडॉप्ट करता है, अडॉप्ट करने के बाद में अपने अकॉर्डिंग उसको किस में कन्वर्ट करता है, फीडबैक के रूप में। तो ये जो संदेश भेज रहा है रिसीवर तक, प्राप्तकर्ता तक, सेंडर को हिंदी में कह सकते हैं हम प्रेषक, और दूसरा हमारा जो रिसीवर होता है उसको कह सकते हैं प्राप्तकर्ता, जो भी संदेश को प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा प्राप्तकर्ता हो गया। तो प्रेषक ने किसी भी संदेश को प्रेषित किया किसके पास में, रिसीवर के पास में, यानी कि प्राप्तकर्ता तक भेज दिया। फिर प्राप्तकर्ता क्या करता है, उसी संदेश को एक्सेप्ट करता है और फिर उसके अनुरूप ही उसका फीडबैक यानी कि प्रत्युत्तर या प्रतिपुष्टि, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये इसको वो सेंडर को प्रदान करता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जो कि चलती रहती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब बात करते हैं फीडबैक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है ये हमारा फीडबैक। सपोज दैट हम किसी भी चीज़ को हम बोल देते हैं, सपोज दैट, और वो जो भी वहाँ पे लिसनर्स होते हैं, जो भी हमारी बात को सुनते हैं, वो उस व्यक्ति उस संदेश को सुन लेता है और उसका फीडबैक यदि ना दे, यानी कि उसका प्रत्युत्तर ना दे, तो जो सेंडर होता है उसको पता नहीं चलता है कि हमारे द्वारा बोला गया वो संदेश उस तक क्लियरली पहुंचा है अथवा नहीं। तो ये इसीलिए फीडबैक जो होता है बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। तो वो यहाँ पे एक लाइन मेंशन भी कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, फीडबैक हेल्प दैट कम्युनिकेटर्स मेक श्योर दैट द मैसेज हैज़ बीन डिकोडेड करेक्टिवली, यानी कि डिकोडेड जो भी मैसेज भेजा गया है वो करेक्टिवली यानी कि अच्छी तरीके से वहाँ तक पहुँचा है अथवा नहीं। तो इसीलिए ये जो हमारा फीडबैक होता है ये बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इससे सेंडर जो होता है वो क्लियर हो जाता है कि हाँ हमने जो चीज़ बोला है वो अच्छी तरीके से उस तक पहुँचा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से चलती है। आप देख सकते हैं सेंडर, सेंडर मतलब होता है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रेषक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेषक, ये हो गया हमारा प्रेषक। मैसेज मतलब हो गया संदेश, संदेश। नेक्स्ट हमारा हो गया रिसीवर मतलब हो गया प्राप्तकर्ता, ये हो गया हमारा प्राप्तकर्ता। अब बात करते हैं फीडबैक की। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको बताया था कि फीडबैक क्या होता है, वही है प्रतिपुष्टि या फिर इसको कह सकते हैं प्रति उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक। तो यहाँ पे सेंडर मैसेज को जो भी यहाँ पे कह सकते हैं ओरिजिन जहाँ से हो रहा है, इसका उद्भव जहाँ से हो रहा है संदेश का, तो वो हमारा हो जाता है सेंडर। फिर ये हमारा मैसेज, यानी कि कोई जो प्रेषक है जो भेज रहा है संदेश को, तो उसके पास में एक संदेश भी होना चाहिए, और वो संदेश जिस तरीके का है उस तरीके से हमें टूल्स को भी यूज करना पड़ता है, यानी कि मीडियम या चैनल भी कह सकते हैं जिसके द्वारा हम भेजते हैं। सपोज दैट अगर हमें लिखित में कोई संदेश देना है तो हम लेटर लिख सकते हैं, या फिर कोई मेमो बना सकते हैं, या फिर हम कोई रिपोर्ट्स के थ्रू दे सकते हैं। तो ये सब जैसा हमारा संदेश होगा उसी तरीके से हमारा चैनल होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो एक यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया क्या होती है, इसमें एक संदेश भेजने वाला प्रेषक होता है, एक संदेश होता है जिसको वो भेजना चाहता है, नेक्स्ट हमारा रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता होता है, और फिर प्राप्तकर्ता जो भी डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक जब संदेश पहुँचता है फिर वो अपने अनुरूप ही उसका फीडबैक दे देता है। तो सेंडर उसमें श्योर हो जाता है कि हाँ हमारा करेक्टिवली मैसेज डिकोडेड हुआ है या नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हमारे कम्युनिकेशन की। अब संचार जो है वो कितने प्रकार का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। संचार हमारा मोस्टली 2 प्रकार का होता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, किस तरीके से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का क्लासिफिकेशन लिया है ताकि आप इजीली इसके बारे में इसको समझ सकें। तो इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन हमारा 2 तरीके का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शाब्दिक,
ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरा है नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। और वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो शब्द सहित और शब्द रहित इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो इसमें वर्बल मतलब शाब्दिक और ये अशाब्दिक, इसमें शब्द होते हैं, इसमें शब्द नहीं होते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन ओरल कम्युनिकेशन और सेकेंड वन रिटेन कम्युनिकेशन। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन मीन्स इसमें जो भी मैसेज होते हैं, जो भी संदेश होते हैं, वो किस तरीके से भेजे जाते हैं, किस तरीके से डिकोडेड किए जाते हैं, ये ओरल रूप में मीन्स मौखिक रूप में ये बोले जाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो कि मुंह के द्वारा बोल करके किसी अन्य पर्सन को मतलब उन तक पहुंचाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। मीन्स जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो कि मुंह के द्वारा बोले जा सकें, और फेस टू फेस कन्वर्सेशन इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है। दूसरा है रिटेन कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जिसमें संदेश को लिखित रूप में प्रेषित किया जाता है, लिख करके उन तक पहुंचाया जाता है जो भी प्राप्तकर्ता होता है, तो वो हमारा होता है रिटेन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा जो होता है, जिसको कह सकते हैं अशाब्दिक, जिसमें शब्द नहीं होते हैं। तो अशाब्दिक होता है, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि जिसमें शब्द ही नहीं होंगे तो फिर संचार कैसा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमने 2 तरीके से फिर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? यानी कि चेहरे के हाव भाव। जैसे कि हमें किसी को साइलेंट कराना होता है तो साइलेंटली हम क्या कर देते हैं कि आंखें निकाल देते हैं या फिर इस तरीके से सिंबल दे देते हैं, तो वो समझ जाता है। मीन्स वहाँ पे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, इस तरीके से चेहरे के हाव भाव ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं जो कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होते हैं। इसी तरीके से एक्सप्रेसिव बिहेवियर, यानी कि हमारे कुछ ऐसे व्यवहार के द्वारा लोगों तक मैसेज पहुंच जाता है कि ताकि जैसे कि हम लोग अपने घरों में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स देख लेते हैं, हम लोग कह सकते हैं, गेस कर लेते हैं कि इस समय पापा जी जो है गुस्से में हैं। तो मीन्स क्या होता है कि उनके एक्सप्रेसिव बिहेवियर के थ्रू ही हम समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड हो जाते हैं कि इस समय वो गुस्से में हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारे होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के हाव भाव वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि हमने पीछे स्लाइड में क्लासिफिकेशन दिखाया था। तो पहला था वर्बल यानी कि शाब्दिक, और दूसरा था नॉन वर्बल अशाब्दिक। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक जो हमारा संचार है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें वर्बली मैसेज को कन्वे किया जाता है, यानी कि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो लिखित में हो चाहे वो मुंह के द्वारा बोले जाएं, तो वो हमारे होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड पीस ऑफ राइटिंग। इसमें संचार को किस तरीके से किया जाता है, शब्दों को मुंह के द्वारा बोल करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, या फिर उन्हीं को ही लिख करके, शब्दों को लिख करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। दैट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइड है? नंबर 1 है हमारा ओरल, फर्स्ट हमारा है ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा क्या है हमारा रिटेन कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन जो कि मुंह के द्वारा शब्द बोले जाते हों, रिटेन कम्युनिकेशन जिसमें संदेश लिख करके लोगों तक भेजा जाता हो, दैट्स कॉल्ड रिटेन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात हम करते हैं ओरल की। अब वहाँ पे पीछे मैंने देखा कि ओरल और रिटन 2 तरीके के आते हैं। तो ओरल किस तरीके का होता है? जिसमें शब्दों को हम बोल करके प्रेषित करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज, बोलने वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में बोलने वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या कह सकते हैं? इट इंक्लूड्स, इसमें देखिए एग्जाम्पल वगैरह सब आ गए हैं जो कि लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी कि आमने सामने जब हम वार्तालाप करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है स्पीच, जब भी कभी हम स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि जब हम किसी से फ़ोन से बात करते हैं तब भी हम वहाँ पे शब्दों को बोल करके ही उन तक पहुँचा रहे हैं। नेक्स्ट है वीडियो, यानी कि जो भी वीडियोज़ वगैरह होते हैं उसमें भी हम बोल करके बताते हैं।
रेडियो, वहाँ पे भी हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट है टेलीविज़न, टेलीविज़न में भी हम जो है लोगों तक अपने संदेश को पहुँचा सकते हैं बोल करके। वॉइस ओवर इंटरनेट, और अपने इंटरनेट के द्वारा अपनी आवाज़ को भी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, ओरल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है हमारा किस तरीके से क्या होना चाहिए, इसमें जो हम आवाज़ बोलते हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस स्पीड में बोल रहे हैं और कितनी क्लियरिटी में बोल रहे हैं, तो वो सब इस पे वेरी करता है। नेक्स्ट इसके हम एडवांटेज की बात करें और डिसएडवांटेज की, तो चलिए एडवांटेज इसके देख लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इट ब्रिंग्स क्विक फीडबैक। इसमें जो है फीडबैक यानी कि जो प्रत्युत्तर होता है बहुत ही शीघ्रता से मिल जाता है। सपोज दैट टेलीफोनिक हम जब भी बात करते हैं तब जो भी रिसीवर होता है वो तुरंत ही हमको फीडबैक दे देता है, ओके ठीक है मैं आ जाऊंगा, या इस तरीके से जो भी संदेश वहाँ पे देते हैं तो उसका तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है। दूसरा क्या है, इन ए फेस टू फेस कन्वर्सेशन बाय रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, आमने सामने जब हम चर्चा करते हैं, तो उसके साथ साथ में क्या होता है कि जब भी हम आमने सामने चर्चाएं करते हैं तो हमें उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखने को मिलते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा संचार होता है वो इफ़ेक्टिवली हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमें एक तो वो बोल रहे हैं वो भी हमको समझ में आ रहा है, दूसरी चीज़ फेशियल एक्सप्रेशंस तो वो भी हमारे दिखाई पड़ते हैं, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज वो भी हमको समझ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन में इसको यूज करते हैं, ये इसका एक बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसके लाभ, अगर किसी के लाभ होते हैं तो उसकी हानियाँ भी होती हैं। तो इसकी हानियाँ क्या हैं, इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन या कह सकते हैं डिस्कशन, यूज़र इज अनेबल टू डीपली थिंक अबाउट व्हाट ही इज़ डिलीवरिंग। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जब आमने सामने कोई भी हम चर्चाएँ करते हैं तो कभी कभी हेजिटेशन समझ लीजिए, या फिर कभी कभी समझ लीजिए अंदर से मतलब जो है उस तरीके का डर ऐसा बन जाता है, ताकि वो हम इजीली जो वो कह रहे हैं उसको इजीली नहीं ले पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। फिर बाद में हम डिस्कशन करते हैं, पता नहीं सर ने क्या बताया था, ये तो बताया था लेकिन इसके आगे क्या बताया था। तो इस तरीके से ये भी इसमें कह सकते हैं कि इसकी हानियाँ होती हैं, ताकि फेस टू फेस के जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम खुल करके लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, या जो वो बोल रहे हैं तो खुल करके उनकी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं, या कह सकते हैं ये इसकी एक फॉल्ट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो रिटेन कम्युनिकेशन जो है हमारा, आप देख सकते हैं रिटेन कम्युनिकेशन, रिटेन जो भी होता है वो सब रिटेन में ही होता है, चाहे वो लिखित में, चाहे सिंबल हो, चाहे साइन हो, कोई भी हो, तो वो लिखित रूप में होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कह सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल। ईमेल के द्वारा मैसेज भेजा जाता है लोगों के पास में, बहुत ही पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं ईमेल के द्वारा, आजकल के मॉडर्न युग में सभी ईमेल्स के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट लेटर्स, अब लेटर्स तो कम हो गए हैं ईमेल के अपेक्षा, लेकिन ये भी एक इसका एग्जाम्पल है, हम किसी भी संदेश को लिख करके भेजते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स, किसी भी चीज़ की हम रिपोर्ट को हम लोगों तक भेजते हैं, अपना रिपोर्ट वहाँ पे शो करते हैं, मेमो एक्सेट्रा। तो ये सभी हमारे जो है रिटन जो है कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमन फॉर द कम्युनिकेशन बीइंग यूज्ड इन बिजनेस। यानी कि व्यवसाय में आजकल के दौर में, या कह सकते हैं आजकल की मॉडर्न युग में, जो रिटन कम्युनिकेशन है इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, बहुत ही ज़्यादा इसको लोग यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके रिटन कम्युनिकेशन के लाभों की, एडवांटेज की। तो मैसेज कैन बी एडिटेड, आप देख सकते हैं एडिटेड मतलब कोई भी संदेश होता है तो उसको हम संशोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिवाइज्ड, और उसको हम रिवाइज करके भी हम उन तक भेज सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में प्रोवाइड रिकॉर्ड्स, यानी कि ये जो होता है रिटन कम्युनिकेशन जो होता है उसमें हमारे पास में रिकॉर्ड्स और बैकअप भी रहता है, कभी भी हम चाहें तो उसको ओपन करके देख सकते हैं, किस तारीख को, किस दिन पे, किस समय मैंने क्या किया था। तो ये हमारे पास में रिकॉर्ड्स और बैकअप भी रहता है, किसने किसको क्या किया था। तो ये सब हमारे पास में एक इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एडवांटेज होता है। नेक्स्ट इसमें कह सकते हैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, इसके लाभ हैं तो हानियाँ भी हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि
ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है लोगों के लिए कि लिखित में संचार तो आ गया, लेकिन उसको पढ़ने में और उसको समझने में उनको थोड़ा जो है परेशानी सी होती है, और फिर उसी के अनुरूप उनको जो है कह सकते हैं कि अपने संदेश के रूप में उनके फीडबैक के लिए भी दिक्कतें आती हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये वर्बल पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट सेंडिंग और रिसीविंग और वर्डलेस मैसेज। इसमें शब्द रहित, जो कि मैंने आपको बताया था कि वर्डलेस मैसेज इसमें यूज किए जाते हैं। तो वर्डलेस मैसेज में इसमें जो है हमारा क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो इसमें शब्द रहित मैसेज को आदान प्रदान किया जाता है, जैसे कि कर सकते हैं गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन्स ऑफ वॉइस एक्सेट्रा। ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसमें क्या होता है कि ये सभी जितने भी बॉडी लैंग्वेज वगैरह होते हैं ये सब इसी में आ जाते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्पीकर। जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैव द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। इसमें 3 मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन से, कह सकते हैं अपीयरेंस स्पीकर, जैसे कि उसके कपड़े, हेयर स्टाइल, जो भी बोल रहा है उसके कपड़े किस तरीके से हैं, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है और नीटनेस कैसा है, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से सराउंडिंग रूम साइज, लाइटनिंग, डेकोरेशन, फर्निशिंग एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, अपीयरेंस स्पीकर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, तो वो सब आ जाते हैं। गेस्चर एंड पोस्चर, जो भी हमारे चेहरे के हाव भाव होते हैं जो भी, तो वो सब हमारे बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है साउंड वॉइस टोन, जो हमारा संदेश है किस तरीके से है, तो उसकी जो साउंड यानी कि जो आवाज़ की जो ध्वनि है वो सब हमारे इसमें आ जाते हैं। वॉल्यूम, उसकी जो है आवाज़ कितनी धीरे है, जोर है, वो सब रहता है। स्पीच रेट, ठीक है। तो ये सब हमारा इसमें आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में अपने संदेशों का आदान प्रदान करता है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल व्हाट कैन, कर सकते हैं, इन्वॉल्व मोर इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। तो इसमें 2 ही व्यक्ति होते हैं जो कि एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो यानी कि एक सेंटर होता है, एक रिसीवर होता है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, इसके एग्जाम्पल के बारे में बताया गया। एग्जाम्पल्स आर व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। जब भी कभी आप अपने मित्रों के साथ में बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है, ए टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कसिंग एन असाइनमेंट। कोई भी एक शिक्षक अपने किसी भी शिक्षार्थी के बीच में किसी भी असाइनमेंट को लेकर के डिस्कशन करते हैं, वो भी हमारा एग्जाम्पल किस में आ जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए पेशेंट एंड ए डॉक्टर डिस्कसिंग ऑन ए ट्रीटमेंट। यानी कि कोई भी एक जो हमारा चिकित्सक है और कोई भी एक जो उसका रोगी है, तो चिकित्सक और रोगी जब मिल करके किसी भी उसके रोगी के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके उपचार के बारे में जब कभी अपना जो है डिस्कशन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ए मैनेजर एंड ए पोटेंशियल एम्प्लॉय ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। यानी कि जब भी उसका इंटरव्यू होता है तो उसमें मैनेजर और एक पोटेंशियल एम्प्लॉय जो होता है, यानी कि उनके होने वाला जो एम्प्लॉय होता है, उनके बीच में जो चर्चाएं होती हैं, वो भी हमारा क्या एग्जाम्पल होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। जो छोटे छोटे समूह होते हैं उनके बीच में जब हम संचार करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि फॉर्मली क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन विद इनफॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप और टीम्स। यानी कि कोई भी समूह में या फिर किसी भी टीम के बीच में जब उसका जो है संचारों का आदान प्रदान होता है, या कह सकते हैं कि तथ्यों का आदान प्रदान होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इट इज़ ग्रुप इंटरेक्शन। तो इसमें कह सकते हैं कि जो भी सीधी सीधी भाषा में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रुप हो या कोई भी समूह हो या फिर कोई टीम हो, उनके बीच में जब डिस्कशन होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है,
स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, उसमें लिमिटेड लोग होते हैं, छोटा समूह होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स वर्ड इसमें वुड बी ए ग्रुप प्लानिंग, ए कह सकते हैं कि बर्थडे पार्टी, जो भी बर्थडे पार्टी होती है तो उसमें कोई भी समूह है तो किसी भी उस समूह के सदस्य की अगर बर्थडे पार्टी होती है तो उसके ऊपर अगर चर्चा करते हैं तो वो भी हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा है ए टीम वर्किंग टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट, कोई भी एक टीम है, कोई भी एक कह सकते हैं लोगों का समूह है जो कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। तो पहला हमारा था इंटरपर्सनल, दूसरा हमारा था जो स्मॉल ग्रुप, और तीसरा क्या है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जैसे कि यहाँ पे जो मास कम्युनिकेशन जो शब्द है उसी से ही विदित हो रहा है कि मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार, बहुत सारे लोगों के बीच में मैसेज को कन्वे करना, दैट्स कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी संदेश को बहुत सारे लोगों के बीच में भेजा जाए एट ए टाइम, एक ही समय में। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे इसमें हमारे रेडियो, ठीक है, रेडियो है, रेडियो के द्वारा हम अपने संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा क्या है, टेलीविज़न, टेलीविज़न भी बहुत सारे लोगों के घरों में रहता है, तो कोई भी संदेश अगर टेलीविज़न के थ्रू ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक एक ही समय में मैसेज कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फिल्म, फिल्म के द्वारा। नेक्स्ट है प्रिंटेड, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, फ्लैक्स है, इस तरीके से बोर्ड्स हैं, तो ये सभी हमारे आ जाते हैं प्रिंटेड मटेरियल में, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया और ये फॉर्म जर्नल्स होते हैं, तो ये सभी हमारे प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं। तो इन सभी के द्वारा हम लोगों तक अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार जो है, संचार के कौन कौन से मॉडल हैं, जो कि हमने अपने कंटेंट्स में बताया था आपको कि प्रत्येक जो हमारा वैज्ञानिक होता है वो अलग अलग तरीके से अपने अपने मॉडल की प्रतिपुष्टि करता है, अलग अलग तरीके से अपने मॉडल को व्याख्यान देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट अस नो लर्न अबाउट द वेरियस कम्युनिकेशन मॉडल्स। बहुत सारे मॉडल हैं, तो यहाँ पे हमने 4 मॉडल एज ए एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो अरिस्टोटल हैं, एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने कम्युनिकेशन को मॉडल का प्रतिपादन किया है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो बर्लो हैं इन्होंने भी एक मॉडल दिया है, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। 2 वैज्ञानिक हैं, एक हैं शैनन और दूसरे हैं वीवर मॉडल। तो ये 2 लोग हैं, शैनन एंड वीवर, तो 2 लोगों ने मिल करके एक मॉडल का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है कह सकते हैं श्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो श्रैम हैं इन्होंने भी एक मॉडल दिया है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अरिस्टोटल मॉडल क्या है, अरिस्टोटल जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस तरीके से इन स्टेप्स के थ्रू अपने में जो है संदेश को मतलब जो है लोगों तक पहुंचाने का एक मॉडल प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर, स्पीकर को क्या कह सकते हैं, वक्ता, यानी कि जो बोल रहा है। दूसरा क्या है, स्पीच, जो भी उसके पास में मटेरियल है जो वो बोल रहा है। नेक्स्ट है ऑडियंस, वो जो बोल रहा है तो वो किसके पास में जा रहा है, श्रोतागणों के पास में जा रहा है। ऑडियंस मतलब श्रोतागण। और इफेक्ट, और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये शैनन वीवर ने 4 स्टेप्स में इसको बताया है। पहला है स्पीकर, दूसरा है स्पीच, तीसरा है ऑडियंस और चौथा हमारा है इफेक्ट। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। नेक्स्ट है बर्लो मॉडल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं बर्लो, उन्होंने इस मॉडल को बताया है। तो ये बर्लो मॉडल क्या है, इन्होंने 4 अल्फ़ाबेट लिए हैं, 4 अल्फ़ाबेट लिए हैं, उसी से ही उन्होंने उसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो इनके 4 अल्फ़ाबेट क्या हैं, पहला आप देख सकते हैं S, दूसरा क्या है M, तीसरा क्या है C, चौथा क्या है R। तो 4 अल्फ़ाबेट टोटल हैं इनके। इन चारों पे उन्होंने इसके शॉर्ट फॉर्म बना लिए हैं और उनके अल्फ़ाबेट के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। S फॉर सोर्स, आप देख सकते हैं S फॉर सोर्स, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल एंड R फॉर रिसीवर। तो टोटल इनके 4 हैं, ठीक है, CMSR। C फॉर हो गया हमारा, सॉरी SMCR। तो S मतलब हो गया
जो हमारा सोर्स है या कह सकते हैं सेंडर, जो भी मैसेज जहाँ से उद्भव हो रहा है दैट्स कॉल्ड सोर्स। मैसेज यानी कि संदेश क्या है, कैसा है, इस तरीके से। सी फॉर चैनल, चैनल मतलब किस माध्यम से वो जा रहा है। चौथा हमारा है रिसीवर, आर फॉर रिसीवर, रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता यानी कि डेस्टिनेशन, जहाँ तक मैसेज जा रहा है। तो सोर्स ये क्या है, ये भी हमारा एक पर्सन है, पर्सन मतलब एक ह्यूमन है। और रिसीवर, रिसीवर कौन है भाई, प्राप्त, जब सेंडर हमारा ह्यूमन है तो रिसीवर भी ह्यूमन ही होगा। एक व्यक्ति संदेशों को भेजता है तो दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सेंडर यानी कि जो सोर्स है वो भी एक ह्यूमन है और जो रिसीवर है वो भी एक ह्यूमन है। चलिए, तो इसलिए जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं वही क्वालिटीज़ इसमें भी होनी चाहिए, तभी मैसेज करेक्टली जो है डिकोडेड हो सकता है और तभी कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। सपोज दैट कोई भी पर्सन है, वो पर्सन किसी भी चीज़ को बोल रहा है, कितना भी इफ़ेक्टिवली, कितना भी कह सकते हैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में वो एक्सप्लेन करना चाहे, बट वहाँ पे रिसीवर जो है वो अपना कह सकते हैं कि मन न लगाए उसमें, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वो अच्छी तरीके से समझ ना पाए, तो उसमें क्या होगा कि वो जो सोर्स है वो तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, बट जो रिसीवर है वो अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि वो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का ही एक्टिव रोल रहता है, दोनों ही प्रभावी रूप में कार्य करते हैं, जो हमारा सोर्स होता है और जो रिसीवर होता है। तो चलिए, इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये सभी जितने भी हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कम्युनिकेशन स्किल जो संचार है उसकी, उसमें कौशल होना चाहिए, किस तरीके से लोगों तक अपना मैसेज को भेजना है, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। एटीट्यूड, नॉलेज और सोशल सिस्टम एंड कल्चर, तो ये सभी ह्यूमन के लिए हैं, तो यहाँ भी ह्यूमन है, तो इसलिए यहाँ पे भी वही चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कम्युनिकेशन इसके पास है बट इसके पास में नहीं है तो भी मैसेज नहीं होगा। एटीट्यूड इसके पास में है बट इसके पास में नहीं है, सोचने समझने की क्षमता जो भी है वो इसके पास में है बट इसके पास में नहीं है, तो इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता है। नॉलेज, ज्ञान की अगर बात करें तो इसके पास में है बट उसके पास में नहीं है, तो इस तरीके से दोनों के पास में बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी हमारा संदेश प्रभावी रूप से सर्कुलेट हो सकता है, तभी हमारा संदेश दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं एम फॉर मैसेज की। तो मैसेज हमारा किस तरीके से होना चाहिए, इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, कंटेंट क्या होंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये सभी हमारे मैसेज के ऊपर निर्भर करता है। बात करते हैं हम सी फॉर चैनल। चैनल जो हमारा है वो किस तरीके से है, तो चैनल जिस तरीके का हमारा संदेश होगा, यानी कि मैसेज के ही अकॉर्डिंग हमारा चैनल होगा। सपोज दैट हमारा रिटन कम्युनिकेशन है, यानी कि जो न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हमें जो है हमें चैनल लेना पड़ेगा। जो अगर लिखित हमारा संचार है तो हमें न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ेगा, मैगजीन्स का सहारा लेना पड़ेगा, बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगर छोटा है, शॉर्ट है, तो उसके लिए हम लेटर्स का सहारा लेंगे, पम्पलेट का सहारा लेंगे, बुलेटिन का सहारा लेंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारे रिटन में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसा हमारा संदेश है उसी के अनुरूप ही हमारा चैनल होगा। तो वही यहाँ पे दिया गया, सीइंग, हेयरिंग और कह सकते हैं टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, तो ये सब हमारे चैनल के लिए है। तो ये हमारा जो है ये बर्लो मॉडल है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर, ये सेंडर के लिए हैं, यही चीज़ें रिसीवर के लिए हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, ये हमारा मैसेज के लिए है। और ये हमारे इधर जितने भी चीज़ें दी गई हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे चैनल के लिए दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है शैनन एंड वीवर मॉडल। तो शैनन एंड वीवर मॉडल, इन्होंने भी इस तरीके से इतने स्टेप्स के थ्रू अपने संदेश को बोला है कि संदेश के लिए इतने एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं। कौन कौन से हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्स मीन्स सेंडर, आप देख सकते हैं आप, सेंडर इन्फॉर्मेशन सोर्स यानी कि जहाँ से भी संदेश निकल रहा है दैट्स कॉल्ड क्या, सेंडर, वो हमारा क्या कहलाता है, सेंडर। नेक्स्ट है ट्रांसमीटर या इनकोडर कह सकते हैं, चैनल के द्वारा रिसीवर तक पहुंचता है, डिकोडर के द्वारा कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं रिसेप्शन, यानी कि जो भी हमारा रिसीवर होता है वहां तक पहुंचता है। फिर ये क्या बताया गया है, ये रिसीवर जो है वो क्या करता है, फीडबैक किसको देता है, सेंडर को देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सेंडर है, सेंडर ने क्या किया, मैसेज को कन्वे कर दिया किसके लिए, डेस्टिनेशन के पास में, यानी कि जो भी वहाँ पे रिसीवर है उस तक पहुँच गया।
फिर रिसीवर उस मैसेज को प्राप्त करता है, फिर उसी मैसेज के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना फीडबैक रिप्लाई करता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। ये भी हमारा लगभग जितने भी मॉडल हैं अलग अलग वे में एक्सप्लेन किए गए हैं, बट सेंस सभी का एक जैसा ही है। तो चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्रैम मॉडल है। तो ये वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इस मैसेज को या संदेश को पहुँचाने के लिए डेस्टिनेशन तक इस मॉडल का उन्होंने प्रतिपादन किया है। अब यहाँ पे एक ये बॉक्स दिख रहा है, इधर भी एक बॉक्स दिख रहा है। जो चीज़ इसमें लिखी हुई है वही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है। तो इसका दो जगह लिखने का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे भी संदेश है, यहाँ पे भी संदेश है, तो हर चीज़ एक जैसी है, तो डबल डबल क्यों लिखी गई है? तो चलिए हम बताते हैं आपको। ये जो श्रैम हैं इन्होंने इसको इस तरीके से बताया है जैसे कि ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो इनके जो मॉडल है, इस मॉडल के अनुरूप क्या है, ये कौन है, ये है प्रेषक। समझिए आप इसको, ये है प्रेषक। और ये कौन है, ये है प्राप्तकर्ता। ये कौन है, ये है प्राप्तकर्ता। प्रेषक यानी कि सेंडर, प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर। अब यहाँ पे इनकोडर, मैंने लास्ट मॉडल में बताया था इनकोडर और डिकोडर, तो वही चीज़ है यहाँ पे ये मतलब प्रेषक है, ये भेज रहा है किसी भी मैसेज को, इनकोडर करके मैसेज को किस तक भेज रहा है, डिकोडर करके ये रिसीवर तक भेज रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सोर्स है, ये संदेश को भेज रहा है, इसलिए ये सोर्स है, या ये कह सकते हैं सेंडर है, प्रेषक है। और यहाँ पे ये प्राप्त कर रहा है यानी कि ये एक रिसीवर है, तो इसलिए यहाँ पे डिकोडर आ गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिर इनकोडर क्यों हो गया। इनकोडर यहाँ पे लिखा है, क्यों? क्योंकि ये फीडबैक रिप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये संदेश यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इसने इसको कह सकते हैं इंटरप्रेटर कर लिया, उसके बाद में क्या किया इसने, इनकोडर, यानी कि अब ये सेंडर बन गया। जो संदेश भेजेगा तो वो होता है सेंडर। तो यहाँ पे ये सेंडर था, यहाँ पे ये रिसीवर था। अब इसके पास में संदेश आ चुका है, अब ये फीडबैक को रिप्लाई कर रहा है यानी कि भेज रहा है, तो ये अब बन गया है कौन, सेंडर, यानी कि अब ये प्रेषक बन गया है। समझिए इसको, ये बन गया है प्रेषक, ठीक है। अब ये बन गया है प्राप्तकर्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रेषक था, ये संदेश को भेज रहा था, और ये इसको प्राप्त कर रहा था, तो ये रिसीवर बन गया था। अब यहाँ पे इसके पास में मैसेज आ गया, अब ये फीडबैक को रिप्लाई करेगा, तो फीडबैक को रिप्लाई करेगा यानी कि फीडबैक को ये भेज रहा है, तो ये प्रेषक हो गया। और फीडबैक किसके पास जा रहा है, पहले वाले सेंडर के पास में, तो ये क्या बन गया, ये प्राप्तकर्ता बन गया, ये फीडबैक को प्राप्त कर रहा है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है प्रोसेस, सेंडर, रिसीवर, फिर ये सेंडर, फिर ये रिसीवर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा संचार होता है उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो सभी लोग जानते हैं किसी न किसी कार्य में कुछ न कुछ बाधाएं रहती हैं। तो यहाँ पे इसकी बाधाएं कौन कौन सी हैं, कोई भी प्रभावी जो हमारा संचार होता है उसमें कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं बैरियर्स के बारे में। फर्स्ट हमारा है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स मतलब कोई भी शारीरिक कह सकते हैं, भौतिक कह सकते हैं, इस तरीके से जो हमारी मतलब कह सकते हैं कि संचार में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी सेंडर है, कोई भी रिसीवर है, उन दोनों में से किसी को भी फिजिकल मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी मतलब समस्याएं हैं, तो वो क्या कहेगा, वो संचार हमारा प्रभावी रूप से नहीं जा सकता है जिस तरीके से उसको जाना चाहिए, तो वो एक बैरियर हो जाता है हमारा फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट हम कह सकते हैं परसेप्टुअल बैरियर्स, ठीक है। परसेप्टुअल बैरियर्स मतलब जो हमारा कह सकते हैं जो हमारी कह सकते हैं कि जो परसेप्टुअल होती हैं, तो उस तरीके से वो हमारी बाधाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर्स, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाती हैं लैंग्वेज बैरियर्स, कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं, ये सभी बाधाएं ही हैं जो कि हमारे संदेश को अच्छी तरीके से उन तक नहीं पहुंचने देती हैं। नेक्स्ट हमारा है कह सकते हैं सेमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट हमारा है जेंडर बैरियर्स। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिकल बैरियर्स। नेक्स्ट हमारा है अदर
कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, जो अन्य कह सकते हैं तकनीकी जो कह सकते हैं बाधाएं होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी बाधाएं हैं, तो ये सभी हमारी 9 तरीके की यहाँ पे बाधाएं हैं, और भी बहुत सारे तरीके की बाधाएं होती हैं। तो 9 तरीके की बाधाओं को हमने यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी भावनात्मक होती हैं, अवधारणात्मक होती हैं, परसेप्चुअल मतलब अवधारणात्मक कह सकते हैं, और इमोशनल मतलब भावनात्मक। नेक्स्ट हमारा है कल्चरल, तो सांस्कृतिक जो हमारी कह सकते हैं भावनाएं होती हैं, तो सांस्कृतिक हमारे अवरोध होते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा लैंग्वेज, यानी कि भाषा संबंधित। अब कोई सपोज दैट कह सकते हैं कि अदर लैंग्वेज का है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, तो इस तरीके से ये लैंग्वेज होती हैं। कोई हिंदी जानता है या कोई इंग्लिश जानता है, कोई इंग्लिश जानता है बट हिंदी नहीं जानता है, कोई हिंदी जानता है तो इंग्लिश नहीं जानता है, तो ये हमारे लैंग्वेज बैरियर्स हो जाते हैं। जो हम कहना चाहते हैं तो वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं हो पाते हैं, तो वो भी हमारे एक बैरियर्स का काम करता है, लैंग्वेज बैरियर। नेक्स्ट है कह सकते हैं सेमेंटिक बैरियर्स। अब यहाँ पे शब्दार्थ, सेमेंटिक मीन्स कह सकते हैं शब्दार्थ, हम जो शब्द कुछ और कह रहे हैं बट उसका मीनिंग वो दूसरा ले रहा है, यानी कि जो सेंडर है वो कुछ और कहना चाह रहा है, तो उसी को ही दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी भी बात को कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे लिख दिया कि जैसे कि कह सकते हैं कि रोको मत जाने दो, ठीक है, तो वहाँ पे हमने शब्द कह दिया रोको मत जाने दो, वहीं पे हमने कह दिया रोको मत जाने दो, तो वो उसको रोक लेगा, नहीं जाने देगा। अगर हमने कह दिया रोको मत जाने दो तो वो उसको रोक लेगा, जाने नहीं देगा, या रोको मत जाने दो तो वो रोकेगा नहीं, उसको जाने देगा। तो यानी कि कहने के मतलब वही है कि शब्द वही हैं बट उसके समझने का अंतर अलग अलग है। जैसे कि देख सकते हैं कि रोको मत जाने दो, अब यहाँ पे शब्द यही है, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है ये यही है, तो हमने कह दिया रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोक लेना है, उसको जाने नहीं देना है। अगर हमने कह दिया रोको मत, यहाँ पे ये लगा दिया जाने दो, यानी कि उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। तो कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस वही है लेकिन उसका सेंस जो हम समझ रहे हैं वो किस तरीके से हम ले रहे हैं, तो वो इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे शब्दार्थ हैं, तो शब्दार्थ में कौन कौन से हमारे वेरियर्स आते हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि हम शब्द कुछ और बोल रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग जो रिसीवर है दूसरा ले लेता है, तो इसलिए हमारा संदेश अच्छी तरीके से नहीं हमारा कन्वर्ट हो पाता है, तो वो हमारा एक वेरियर का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा जेंडर वेरियर्स। जेंडर वेरियर्स मतलब लिंग के जो भी बाधाएँ होती हैं, सपोज दैट कोई मेल है या कोई फीमेल है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि कोई मेल है तो वो फीमेल के सामने अच्छी तरीके से बातें नहीं कर सकता है, तो उसके अंदर से हेजिटेशन ऐसी लगती है, अंदर से पता नहीं डर ऐसा लगता है, तो वो जो भी अपना थॉट्स, जो भी अपने फीलिंग्स या जो भी अपने आइडियाज़ होते हैं तो उनको उन तक शेयर नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से ये जेंडर वेरियर्स में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल वेरियर्स, कोई भी यांत्रिक हमारी बाधाएँ बन जाती हैं। सपोज दैट कोई भी इम्प्लीमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, मैकेनिकल वेरियर्स। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्या है, टेक्निकल वेरियर्स। टेक्निकल वेरियर्स या कह सकते हैं कुछ अन्य तकनीकी जो बाधाएं होती हैं, कि जैसे कि हम फ़ोन के द्वारा हम संदेश अगर दे रहे हैं वर्बली, तो फ़ोन के द्वारा हम अगर मैसेज को कन्वे कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, फ़ोन की बैटरी काम नहीं कर रही है, फ़ोन में नेटवर्क इशू आ रहा है, या अदर कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो हमारा वेरियर है वो काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे अदर टेक्नोलॉजिकल वेरियर्स में इसमें आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स इसके कौन कौन से प्रभावी संचार के तत्व होते हैं, तो एलिमेंट्स में हम इनको देखेंगे। तो पहला है हमारा बी ब्रीफ, यानी कि कोई भी संदेश है वो हमारा कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब लघु, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल मतलब उसको हमें ब्रीफली उन तक पहुंचाना है, संक्षिप्त में बताना है। ये नहीं कि सुबह से लेकर के बैठ गए 12 बजे तक वही एक ही संदेश को रिपीट कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। तो इसमें क्या है, बी ब्रीफ
लघु संदेश होना चाहिए, कोई भी संदेश है छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मैनर, यानी कि शिष्टाचार। शिष्टाचार के द्वारा ही हम संदेश को एक दूसरे के बीच में अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली शेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, शिष्टाचार अगर हमारे पास में है, अगले के बाद में नहीं है, तो कम्युनिकेशन वहीं पे रुक जाएगा। तो शिष्टाचार भी इसमें ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजिंग आई। हमेशा आई का इस्तेमाल करना चाहिए, जब भी कभी हम किसी के सामने अपनी बात को रखें तो हमेशा आई को प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा सकारात्मक भावनाएं रखनी चाहिए। हमेशा जो भी हमें कुछ भी बोलना है तो वो सकारात्मकता के साथ में बोलना चाहिए। नेक्स्ट है गुड लिसनर। अब कोई भी संदेश भेज रहा है तो जो भी संदेश को कन्वे कर रहा है तो वहाँ पे जो भी श्रोतागण होते हैं, यानी कि लिसनर मतलब श्रोतागण, जो भी लिसनर होते हैं तो वो सभी अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन उनका मन ही नहीं हो रहा है हमारी बात को सुनने में, तो हम जो भी कितना भी अच्छा काम करें लेकिन वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वहाँ पे गुड लिसनर भी होने चाहिए। नेक्स्ट है स्पाइस ऑफ योर वर्ड्स, यानी कि जो भी हमारे ऐसे शब्द हैं तो उनको कह सकते हैं एट्रैक्टिव वर्ड्स होने चाहिए, ताकि जो भी हम बोलें तो उनका हमारी तरफ आकर्षण रहे। हम जो भी उनके बीच में शेयर कर रहे हैं तो वो हमारी गहनता से हमारी बातों को ग्रहण करें। नेक्स्ट है क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा संदेश है वो अच्छी तरीके से स्पष्टता के साथ में उन तक पहुंचना चाहिए। तो जो भी हमारा संदेश है वो स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अहम रोल रखता है कम्युनिकेशन में, कि सपोज दैट किसी भी वर्ड को हम बोल रहे हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रीजनल सिचुएशन कह सकते हैं कि हमारा दूसरा मतलब कह सकते हैं राज्य है जहाँ पे उस वर्ड को इस तरीके से बोला जाता है, या अकॉर्डिंग टू कंट्री हमारा कोई देश दूसरा है तो वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग उसी शब्द को दूसरे मतलब जो है प्रोनाउंसिएशन के थ्रू उसको बोला जाता है। तो वो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी एक इसमें जो है इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमें कहाँ पे किस तरीके से क्या बोलना है। तो वो भी हमारा एक ये भी बैरियर का भी काम कर देता है। जो पीछे हमने बैरियर्स बताए थे 9, तो उसमें ये भी काम आ जाता है जो हमारा प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन हमारा डिफरेंट है इसी शब्द का, और इसी शब्द का उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो इसलिए क्या होता है वो उसको अलग वे में समझ लेते हैं या फिर इसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाते हैं। चलिए, तो ये सब हमारा था कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में हमने सब कुछ अपना आज क्लियर कर दिया है। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप इसमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।